फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही कॉमन कंपोनेंट के बारे में जो कि आपको किसी भी मदरबोर्ड पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट पर्पसेस में इसका यूज किया जाता है और इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स किसी भी बेसिक हार्डवेयर और एम्बेडेड सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसे हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में ये कितने टाइप का होता है और उन सभी टाइप्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल, डिफरेंट जो पैकेजेस होते हैं पीसीबी में यूज होने वाले, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इतनी सारी की सारी स्टडीज हमने जो की, उसका हमारा डेली लाइफ में यूज किस तरीके से है। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल आपके लिए वीडियो होगा जिसमें कि आप कंप्लीटली जान जाओगे रजिस्टर के बारे में। एक वीडियो आपके लिए एनफ है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके नेम से। तो इसका नाम रजिस्टर है। इसका नाम का मतलब क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके नाम का ही मतलब है यहाँ पर रजिस्ट करने वाला एक कंपोनेंट। रजिस्ट करना यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रजिस्टर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका दो या दो से ज्यादा टर्मिनल होता है। और इसका काम क्या होता है, किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को रजिस्ट करना, लिमिट करना या फिर रेगुलेट करना। चलिए इसे इस एग्जाम्पल की तरफ से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक सर्किट यहाँ पर बनाते हो और उससे एक वोल्टेज वी अप्लाई करते हो तो उसमें एक करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। इस डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण इस करंट आई का जो इस तरीके से मूवमेंट होता है, इसे एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो कि रेजिस्ट करती है। और उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस से ये जो रेजिस्टर का है ये कॉन्सेप्ट आया। तो रेजिस्टर एक ऐसा पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि वोल्टेज के भेजे हुए इस करंट को हमेशा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लिमिट करने की कोशिश करता है। इसे ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टर। तो रेजिस्टर पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्यों है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो इसे पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्किट से सिर्फ लेता है, सर्किट को कुछ देता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर ये सर्किट में कुछ वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करे, जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है, ये सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स में सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर सप्लाई के रूप में अवेलेबल है, तो ये एक एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। लेकिन जो कंपोनेंट सर्किट से कुछ भी दिए बिना सिर्फ लेते हैं, उन सर्किट्स के कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा रजिस्टर क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था और ये रजिस्टर किस बेसिस पर काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ओम्स लॉ पर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं बता दूं ओम्स लॉ क्या होता है और इससे हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी कंपोनेंट कितना रेजिस्टिव है, कोई कंपोनेंट कंडक्टर कब कहलाएगा, कोई कंपोनेंट इंसुलेटर कब कहलाएगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ओम्स लॉ कहता है कि जब भी आप एक वोल्टेज वी अप्लाई करते हो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उससे एक करंट आई पास करने लगता है। तो वो जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर सभी फैक्टर्स आप कांस्टेंट रखो तो जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यहाँ पे एक शर्त रखी जाती है कि टेम्परेचर और जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है वो सभी कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसे ही कहा जाता है ओम्स लॉ। एक बार मैं रिपीट करता हूँ इंग्लिश में। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज across the two points provided the temperature and the material of the conductor remain constant। अगर आपको यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटाना है तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म में एक कांस्टेंट आता है जिसे कि हम लोग कहते हैं आर। लेकिन इसे थ्योरेटिकल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी कंडक्टर अपने में से वोल्टेज को कंटिन्यूअसली अपने मन से अपने ही वे में वोल्टेज और करंट को बढ़ने नहीं देगा। वो बोलेगा कि मेरी भी कुछ प्रॉपर्टी है, मेरे भी कुछ रूल्स हैं, आपको उसके मुताबिक एडजस्ट होना पड़ेगा। इसलिए मैं एज ए मीडिएटर यहाँ पर आता हूँ ताकि मैं आपके सभी चीज़ों को डिसाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है, इन दोनों को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर जो मेन प्रॉपर्टी आता है वो होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर जाना है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये कंप्लीट ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट था इसे सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए ओम्स लॉ इसे कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, इसी के बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि कोई कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल, मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की अगर बात करूं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी बाई आई। मतलब कि वोल्टेज को अगर आप करंट से डिवाइड करोगे तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट होता है। अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब कि उसमें से वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो मतलब कि वो अपने में से करंट को पास होने देगा बहुत ही ईजिली। तो इसलिए उसका
यहाँ पर कंडक्टिव प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं कि उसमें एक कंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उसमें रेजिस्टेंस रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम है, तो वो कंडक्टर कहलाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। और इन सभी चीज़ों को मेजर करने का मतलब कि किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उसे मेजर करने का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम्स। तो अब होप करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सिंबल ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। अगर आप सर्किट डिजाइन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके के सिंबल मिलेंगे, और इन सिंबल्स की मदद से आप रजिस्टर को डिजाइन कर सकते हो किसी भी सर्किट में। ये मेन सिंबल होता है जो आप पेन या पेपर पर या फिर किसी भी ई कैड सॉफ्टवेयर पर अगर आप यूज करोगे तो इस तरीके के सिंबल का आप यूज कर सकते हो। ओल्ड सिंबल बहुत ज़्यादा यूज होता है, आई ट्रिपल ई के इस तरीके के ब्लॉक सिंबल्स को भी आप यूज कर सकते हो। ये रजिस्टर का सिंबल है, ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है, जिसमें कि एक ये जो प्रोब होता है ये डिनोट करता है कि आप रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। हमने अभी तक में जान लिया कि रजिस्टर क्या होता है, वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है, और साथ ही साथ इसका सिंबल क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं। रजिस्टर बेसिकली दो तरीके का होता है। ये दो तरीके का ही क्यों होता है, इसकी एक रीज़न है। रजिस्टर की मेन काम क्या होती है, रजिस्टर का मेन काम होता है रजिस्ट करना। तो रजिस्ट करने का जो काम होता है उसी के बेसिस पर इसका दो प्रकार यहाँ पर सेट होता है। पहला होता है लीनियर रजिस्टर, जो कि लीनियरली रेजिस्ट करेगा, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में विद द रेस्पेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ में वोल्टेज और करंट लें तो इसका जो कर्व होगा लीनियरली ऐसे कुछ जाएगा, जिसमें कि ये चेंज नहीं होगा किसी भी प्रॉपर्टी में। जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा करंट चेंज होगा उसी मुताबिक हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग वैल्यू पर वो अलग अलग रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसे कहते हैं लीनियर रजिस्टर्स। लेकिन जो नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं उनमें क्या होता है कि वोल्टेज आप कुछ भी दो या फिर करंट आप कुछ भी दो, एक तीसरा फैक्टर आ जाता है। ये तीसरे फैक्टर के कारण हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर फोटो रजिस्टर है। फोटो रजिस्टर के केस में यहाँ पर जो सनलाइट होती है, जो एक्सेसिव लाइट होती है, अगर किसी भी एक फोटो रजिस्टर के ऊपर में पड़े तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होने लगता है। इसका भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने में इसकी मदद लेते हैं। तो नॉन लीनियर रजिस्टर कुछ इसी तरीके से हैं। तो हम लोग नॉन लीनियर रजिस्टर से ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे लीनियर रजिस्टर के ऊपर में, जो कि वाइडली यूज़ होते हैं किसी भी हार्डवेयर सर्किट्स में। आई डोंट से लाइक कि नॉन लीनियर रजिस्टर्स यूज़ नहीं होते हैं, बट हम लोग यहाँ पर अभी फोकस करेंगे लीनियर रजिस्टर्स में। सबसे पहले वेरिएबल रजिस्टर पर। वेरिएबल रजिस्टर वो रजिस्टर्स होते हैं कि ऐसे रजिस्टर्स जिनका कि वैल्यू फिक्स्ड होता है, बट उस फिक्स्ड वैल्यू को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पोटेंशियोमीटर की अगर हम लोग बात करें, ये जैसे एक रियोस्टेट की अगर हम लोग बात करें, या फिर हम लोग किसी एक ट्रिमर की बात करें, इन सभी के केस में हमारा जो रेजिस्टेंस अगर है फॉर एग्जांपल वो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये फिक्स्ड रजिस्टर की तरह इसका 10 किलो ओम रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। हम लोग इसे इस तरीके के प्रोब या फिर इस तरीके के जो आर्म या फिर मूविंग मटेरियल होता है, जो एक्चुएटर होता है, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है वेरिएबल रजिस्टर, क्योंकि इसमें हम लोग इसके रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं मेन रजिस्टर के बारे में यहाँ पर, जो कि है हमारे फिक्स्ड रजिस्टर्स। इसे आप सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करोगे। ये जो फिक्स्ड रजिस्टर्स होते हैं इनका जनरली जो व्यू होता है कुछ इस तरीके का होता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, जो कि आपने सबसे पहले इमेज में भी देखा था। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर सबसे पहले रजिस्टर होते हैं फिक्स्ड रजिस्टर के कंपैरिजन में, एक इसके कैटेगरी में। उसके बाद फिर वायर वुंड रजिस्टर्स आते हैं, फिर थिक फिल्म रजिस्टर्स, जो कि छोटे छोटे साइज के रजिस्टर्स आप देखते हो, जो एसएमडी रजिस्टर्स जनरली रहते हैं, और थिन फिल्म रजिस्टर्स, और उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। और ये सभी के सभी जो रजिस्टर्स होते हैं वो पीसीबी में यूज़ किए जाते हैं। इन्हें आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो, बट ये पीसीबीज पर भी ये यूज़ होते हैं। तो इन्हें पीसीबी में यूज़ करने का एक पैकेज होता है, एक इनका साइज़ होता है जो कि दो तरीके का हो सकता है। वो होता है पहला थ्रू होल साइज़, और एक दूसरा होता है सरफेस माउंट साइज़। थ्रू होल मतलब कि अगर एक पीसीबी है, कुछ इस तरीके की पीसीबी है, तो इसमें अगर ये इस तरीके से अगर ये माउंट होता है, ये एक अगर रजिस्टर है, ये अगर ये इस तरीके से थ्रू होल में मतलब कि ड्रिल करते हुए माउंट होता है, आर पार इसके होता है, तो ये थ्रू होल कहलाता है। लेकिन अगर इसे सरफेस पर ही अगर माउंट किया जाए कुछ इस तरीके से, तो ये सरफेस माउंट कंपोनेंट कहलाता है। ये मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पर बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानते हो तो आप अगली और में किसी भी टॉपिक में चैप्टर वाइज में आगे जा सकते हो।
अब हम लोग चलिए बात करते हैं सबसे पहले कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स के बारे में। और भी बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, इसका मैंने यहाँ पर एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि एज अ बिगनर आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स क्यों कहलाते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एक ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनका मटेरियल, जो बेस मटेरियल होता है जिनकी मदद से इसे बनाया जाता है, वो कार्बन बेस्ड होते हैं। इन कार्बन बेस्ड मटेरियल का यूज़ ही क्यों किया जाता है, क्योंकि पहला बात, ईजी टू अवेलेबल होता है, साथ ही साथ इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है बहुत ही ईजी होता है, और इनका टॉलरेंस वैल्यू भी बहुत एडजस्टेबल होता है, जिस कारण से इन्हें मिड लेवल ऑफ सर्किट्स में, जहाँ पर कि टॉलरेंस का ज़्यादा मैटर ना हो, तो उसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इनिशियली जब आप सर्किट्स डिज़ाइन करोगे तो आप इस तरीके के कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर्स के, या फिर जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें इनका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जनरली 4 5 या फिर 6 बैंड के कलर में आते हैं। अब इस बैंड का मतलब क्या होता है, मैं आपके बता दूं कि ये जो बैंड होते हैं इसके वैल्यू को डिनोट करने के लिए दिए जाते हैं। जो पहला बैंड है ये कुछ इस तरीके से पहले डिजिट को डिजिट करेगा। उसके बाद फिर जो दूसरा बैंड है ये सेकंड डिजिट की और डिजिट में ये आपको शो करेगा। उसके बाद फिर थर्ड बैंड, एंड देन फोर्थ बैंड, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रजिस्टर का यहाँ पर वैल्यू दिखाया हुआ है 4.7 किलो ओम और 10%। चलिए हम लोग जानते हैं ये 4.7 किलो ओम कैसे हुआ। इसे जानने के लिए एक ट्रिक होता है। इसका ट्रिक का पहला रूल नंबर वन ये है कि आपको इन कलर्स को देखना है, उसके बाद फिर इस चीज़ को आपको याद करना है। ये जो चीज़ है इसे मैं अपना ट्रिक कहता हूँ। इस ट्रिक को याद करने के लिए ये आपको अल्फ़ाबेट्स तो याद नहीं रहेंगे, इसे याद करने के लिए आपको ये लाइन पढ़ लेनी है। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इससे आप क्या करोगे कि हर एक जो अल्फ़ाबेट होते हैं एक एक नंबर को डिनोट करते हैं, तो जैसे ही आपको ये अल्फ़ाबेट को लिखना हो तो आप इसे याद कर लो, बी बी लिख लो। उसके बाद फिर हर एक शब्द का पहला लेटर जो है वो आप यहाँ पर आर, ग्रेट का, रॉय का आपको बीबी रॉय आपने लिख लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ से जो है ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ का हर एक शब्द का जो पहला लेटर है यहाँ पर आपको लिखते जाना है। ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, उसके बाद फिर वेरी का वी, देन गुड का जी, देन डब्ल्यू का, वाइफ का डब्ल्यू यहाँ पर आपको लिख लेना है। और उसके बाद फिर आपको कलर कोड को यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं येलो कलर। येलो कलर की अगर आप 4 बैंड के लिए देखो तो येलो कलर से हम लोग इस चार्ट में आएंगे। येलो कलर हमारा 4 नंबर को डिनोट करता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर जो पिंक कलर दिया हुआ है, पिंक कलर में हम लोग यहाँ पर बैंड में आएंगे तो यहाँ पर हमारा नंबर आता है 7। हम लोग यहाँ पर 7 लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा रेड कलर आता है। रेड कलर यहाँ पर डिनोट करता है 100 को। तो यहाँ पर जो थर्ड डिजिट होता है किसी भी 4 बैंड के लिए वो ये मल्टीपल होता है जनरली। अगर ये यहाँ पर 5 बैंड होता है तो नंबर ही कहलाता है, बट यहाँ पर ये जो थर्ड डिजिट है तो ये हमारा मल्टीपल के लिए यूज़ होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई इसे कर देंगे 100 से। तो अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4700 होता है। तो 4700 जो होता है हमारा, हैंड राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो 4700 होता है, इस 4700 को आप 4.7 के भी बोल सकते हो। 4700 को आप 4.7 भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर के आप लगाओगे तो 4.7। और ये रजिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 4.7 किलो ओम। अब ये जो ग्रे होता है, ग्रे के लिए 10% का टॉलरेंस होता है, तो यहाँ पर ये 10% है। होप करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या डाउट हुआ है। हम आपको कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसे और इजीली समझा जाए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके एक ट्रिक के बारे में। अगर आपको एट द एंड फिर भी ये कैलकुलेशन करना नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं रखना है, तो इसका भी एक तरीका होता है। इसे आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक कैलकुलेटर जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उन कैलकुलेटर्स में आपको डालना है इनका हर एक कलर, और उसके बाद फिर ये आपको ऑटोमेटिकली इसका रजिस्टर का जो वैल्यू होगा वो आपको बता देगा। तो ये एक लास्ट ट्रिक होती है जब आपको एट द एंड आपको नहीं करना है कुछ भी अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो आप एट द एंड इसका यूज़ करो। बट मैं आपको कहूँगा आपको चीज़ें जाननी चाहिए, उसके बाद फिर इंटरनेट के ऊपर में भरोसा उठाना चाहिए। तो अब हम लोग जाते हैं अगले टॉपिक की ओर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स के पैकेज के बारे में, तो रजिस्टर का जो पैकेज होता है या तो वो थ्रू होल होता है या तो वो सरफेस माउंट होता है। तो इस तरीके के जो रजिस्टर्स होते हैं ये थ्रू होल में आते हैं। लेकिन जो हमारे अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं जैसे कि थिक फिल्म और थिन फिल्म, इस तरीके के वायर बॉन्ड रजिस्टर्स भी कभी कभी, इस तरीके के जो रजिस्टर्स होते हैं ये सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में आते हैं।
तो एक सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। अगर पीसीबी के ऊपर में किसी भी कंपोनेंट को जो कि कुछ इस तरीके के साइज़ के होते हैं और अलग अलग सिलेंड्रिकल शेप के भी होते हैं, इस तरीके के अगर चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं किसी भी पीसीबी में सरफेस पर रख करके और यहाँ से ट्रेसेस ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हुए लेकर के जाते हैं, तो हम लोग इस तरीके के कंपोनेंट को हम लोग सरफेस माउंट कंपोनेंट कहते हैं। तो ये जो सरफेस माउंट कंपोनेंट है, इसके पैकेज कुछ इस तरीके के होते हैं। बहुत छोटे छोटे साइज़ के भी पैकेजेस होते हैं, जैसे कि 0201 का भी पैकेज होता है, देन 0402, 0603, 0805, देन 1206। इस तरीके के पैकेज जो होते हैं, इन्हें जनरली हम लोग अपने जो एस एम डी कॉम्पोनेंट होते हैं रजिस्टर्स के, इन पैकेजेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्ड पैकेज साइज़ होते हैं और आप इनका जो फिजिकल कंपोनेंट का साइज़ है आप यहाँ पर देख करके स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जा करके। इन सभी पैकेजेस के लिए हम लोग एक फुटप्रिंट डिज़ाइन करते हैं जिनका कि कुछ इस तरीके से व्यू होता है, और यही जो फुटप्रिंट होता है हमारे पीसीबी में कनेक्ट होता है इस तरीके से हमारे ट्रेसेस से। ट्रेस क्या होते हैं? जो पीसीबी में कनेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक रजिस्टर यहाँ पर एक एलईडी से कनेक्टेड है, तो आपका एलईडी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेस होकर के कनेक्ट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एक फुटप्रिंट होता है वो किसी फिजिकल कंपोनेंट को ऐसे यहाँ पर ये लेता है, और फिजिकल कंपोनेंट आपका यहाँ पर ये प्लेस होता है, सोल्डरिंग होता है इसका, और उसके बाद फिर आपका ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से इसके फुटप्रिंट्स पर होता है। तो ये होता है जनरली सरफेस माउंट रजिस्टर्स का मेन एसएमडी वर्जन का डिस्क्रिप्शन, जो कि मैं लिमिटेड ही रखना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो सोल्डरिंग होता है वो दो तरीके से जनरली होता है, या तो आप हाथ से सोल्डरिंग कर रहे हो या तो फिर आप कुछ अपना टेक्निक यूज़ कर रहे होगे। लेकिन इसका अगर प्रोफेशनली मैं देखूं तो इसका दो तरीके से सोल्डरिंग होता है, एक होता है वेव सोल्डरिंग और एक होता है रीफ्लो सोल्डरिंग। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हो, जहाँ पर कि मैंने एक्सप्लेन करके एक डेडिकेटेड पोस्ट डाला है जिसमें कि वेव सोल्डरिंग क्या होता है और रीफ्लो सोल्डरिंग क्या होता है, दोनों के बारे में उसमें मैंने बताया है। तो यहाँ तक ही आपके लिए इनिशियली बेसिक लेवल पर जानना है। एसएमडी माउंट रजिस्टर्स के लिए जो सरफेस माउंट रजिस्टर्स हैं उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इतनी सारी पढ़ाई क्यों की, और एट द एंड इसका फ़ायदा हमारे डेली लाइफ में कैसे है। तो सबसे पहले अगर आप अपने किसी भी होम अप्लायंस को देखते हो जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर ही रन होता है, तो वो पूरे के पूरे आपके जो घर के होम अप्लायंसेस हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी पर रन होते हैं। और सभी में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो लोड कैरी करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के कारण ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के कारण ही हमें पता चल पाता है कि उस कंपोनेंट का कितना वॉटेज है। फॉर एग्जांपल एक एलईडी है, वो 9 वाट की एलईडी है, तो आप कैसे जानते हो? उसका हम लोग पावर कैलकुलेशन करते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, कितना करंट वो कैलकुलेट कर रहा है। हमारा वोल्टेज अगर 9 वाट का है तो आर आप उसका फाइंड आउट कर सकते हो। उस तरीके से आप अगर कोई और कंपोनेंट की बात करो, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्जर है, तो वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है। आपका कोई लैपटॉप है, अगर वो कितना फास्ट बनाना है कितना स्लो बना रह रहा हो, तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि उसमें जो कंडक्टर्स यूज़ हुए हैं, उसमें जो चिप यूज़ हुए हैं, उसमें जो ट्रेसेस कॉपर की हैं, जो भी उनमें चीज़ें यूज़ हुई है वो कितनी अच्छी कंडक्टिव है, ताकि डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट तरीके से हो सके, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत फास्ट तरीके से हो सके। ये सभी चीज़ें रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से ही तो आई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसके डेली लाइफ एप्लीकेशन को भी देखो। आपके घर में एक फ़ैन है, फ़ैन को आप रेगुलेट करना चाहते हो विथ फॉर डिफरेंट स्पीड। अगर आप 1 नंबर पर रखते हो तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है और आपका फ़ैन स्लो घूमता है क्योंकि इसे करंट कम मिलता है। लेकिन आप इसे अगर 5 नंबर पर रखते हो तो आपका फ़ैन ये बहुत ही फास्ट घूमता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम होता है और करंट ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन जो आपके घर में यूज़ होता है, इसमें एक ऐसा मटेरियल यूज़ होता है जो कि हाईली इंसुलेटिव होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से जब इसे कंटिन्यूसली 230 वोल्ट का सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया जाता है, सप्लाई कराया जाता है, तो ये इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि ये किसी भी चीज़ को इस्त्री करने में काम आता है, आयरन करने में काम आता है। किसी भी तरीके के आप पीसीबी ट्रेसेस बना रहे हो अपने स्कीमेटिक्स के लिए, आपके सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए, किसी भी मदरबोर्ड के लिए, उन पीसीबी ट्रेसेस में इम्पीडेंस को मेजरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। उसका कितना ओम ऑफ जो इम्पीडेंस है वो आप रेजिस्टेंस की मदद से ही आप कैलकुलेट करोगे। तो एट द एनी एंड आप अगर कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर अगर आप डेवलप कर रहे हो तो आपको
इलेक्ट्रॉनिक्स में हर तरीके की चीज़ों में आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था इसका यहाँ पर मोटिव कि हमने क्यों रेजिस्टेंस को पढ़ा। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो हमारे अपकमिंग वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और एम्बेडेड के इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।